तारापुर गांव में एक कंजूस सेठ रहा करता था। ए रामो, ये बैंगन कितने के रखे हैं भाई? देखने में तो बड़े ताजे लग रहे हैं। कौन से बैंगन सेठ जी? मेरे यहाँ तो एक भी बैंगन बाकी नहीं बचा। अरे नालायक, मेरी आंखें खराब है का? तेरे ठेले पे बैंगन का ढेर पड़ा है और कहता है बैंगन नहीं है। अरे सेठ जी, ये सब खराब बैंगन हैं, इन्हें मैं तो फेंकने ही वाला था। अरे वाह, फेंकने ही वाले थे तो फिर और बढ़िया, मुझे आधे दाम में पूरा 1 किलो तौल दो। सेठ जी, आप तो लाखों में खेलते हो और सड़े बैंगन पर आले दाम की मोल भाव। गांव वाले सही कहते हैं, आपकी तिजोरी में चिड़िया भी घुस जाए तो दम घुट के मर जाए। चुप होना, जरा हट, मैं खुद चुन लूंगा। इतने भी बुरे नहीं है जितना तू बता रहा है। सेठ बैंगन झोले में भर लेता है। ठीक है सेठ जी, अब पैसे तो दे दीजिए। अरे रामू, तेरी मेहनत बचाई मैंने, वरना तू इन्हें ढोकर फेंकने जाता। अब मुझसे ही पैसे मांग रहा है। चल, अगला ग्राहक खड़ा है, जा जा। इतना कहकर मनीराम बैंगन उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रामू उसकी पीठ देखता रहा और मन ही मन कुछ बुदबुदाया। वाह रे सेठ जी, ये तो वही बात हो गई, गाय घास खावे और बछड़ा डकार मार गया। मनीराम बैंगन लेके घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। अरे भाग्यवान, ये लो बैंगन, ले जाओ अंदर रख दो। बैंगन? ये बैंगन कहाँ से आ गए? अरे बैंगन तो कितने महंगे चल रहे हैं। आपसे तो कभी इतनी महंगी सब्जी खरीदने की उम्मीद नहीं। अरे पक्का सेठ हूँ मैं, मुझसे कौन बच सकता है? चाहे वो बाजार का सौदा हो, लोगों की नजरें हो या फिर मेरी कंजूसी ही क्यों ना हो, मेरी नजर से कुछ छिप ही नहीं सकता। सब पर पकड़ बनाए रखता हूँ। हाँ, आपकी इसी कंजूसी से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। जब देखो तब हर बात में पैसों का ही हिसाब लगाने लगते हो। घर का सुख सुकून तक आप अपनी कंजूसी में तौलते रहते हो। हर रोज यही सुनना पड़ता है, बचत करो, खर्च मत करो। आखिर कब तक ये कंजूसी का ढोल पीटते रहोगे? अरे भाग्यवान, ये मत भूलो कि मेरी कंजूसी की वजह से ही तो आज तुम ये चमचमाते जेवर पहनकर इठलाती फिर रही हो। अगर मैं फिजूल खर्च होता तो ये सब कहाँ से आता? जेवर? अरे जी, ये तो नकली जेवर हैं। असली समझने की भूल मत करना, बस दिखावे भर के लिए पहन रखे हैं। अरे धीरे बोलो भाग्यवान, अगर किसी ने सुन लिया ना तो पल भर में पूरे गांव में चर्चा फैल जाएगी कि मनीराम जैसे अमीर सेठ की पत्नी नकली गहने पहनती है। लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, ताने मारेंगे और फिर हमारी इज्जत का क्या होगा? बस जी, अब तो ये कंजूसी छोड़ ही दीजिए। जिंदगी का आधा से ज्यादा सफर बीत चुका है, उम्र ढल रही है और फिर भी आप अपनी इस आदत से बाज नहीं आते। आखिर कब तक पैसे पैसे जोड़ते रहेंगे? कभी तो खुलकर खर्च करना भी सीखिए, तभी असली सुख मिलेगा। अच्छा, ठीक है, जाओ जरा अंदर से बड़ा पतीला ले आओ। देखो तो सही, मोहन ताजा दूध लेकर आ गया है। दूरू की। ठीक है, लेकर आती हूँ। पत्नी अंदर चली जाती है। उधर मोहन दूध की कैन उठाकर सीधे सेठ मनीराम के दरवाजे पर पहुंच जाता है। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे आज दूध लाने में जरा देर तो हो गई ना? कहीं रास्ते में कुछ रुकावट आ गई थी क्या? नहीं सेठ जी, मैं तो समय से ही घर से निकला था, पर जाते जाते मेरा छोटा बेटा जिद करने लगा कि उसे खेत किनारे लगी नई पतंग दिखानी है। उसकी जिद पूरी करने में थोड़ा समय लग गया, तभी देर हो गई। अच्छा, अब समझ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही सही। मनीराम दरवाजे की ओर झांक कर चिल्लाता है। अरे भाग्यवान, कब से आवाज दे रहा हूँ, पतीला लाने में इतनी देर क्यों लगा रही हो? जरा जल्दी हाथ मुंह चलाया करो, मुझे भी देर हो रही है। आ गई, देखो लो, ये रहा पतीला, बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाई। पत्नी पतीला देती है, मोहन उसमें दूध डाल देता है। मुन्ने से सेठ जी, अगर अब जरा दूध का हिसाब अभी कर देते तो बहुत अच्छा रहता। वैसे भी कई दिन हो गए हैं, हिसाब किताब साफ हो जाए तो दोनों के लिए आसानी रहेगी। हाँ भाई, जल्दी बताइए तो सही, आखिर कुल हिसाब किताब कितना बन रहा है? वो पूरे 1000 रुपए की बात है। सुनो भाग्यवान, जरा इधर आओ तो, मुझे 100 रुपए की जरूरत है। अपने संदूक में से निकाल कर ले आओ। अरे सेठ जी, ये तो 100 रुपए का, मेरे हिसाब से तो पूरे 1000 रुपए बनते हैं। मोहन, तुम भूल रहे क्या? उस समय की बात है जब तुम्हारे पिताजी अचानक बीमार पड़े थे, तब मेरे पिताजी ने ही मदद करते हुए पैसे दिए थे। वही उधार आज तक चल रहा है, जो अब तक पूरा नहीं चुकाया गया। अच्छा, समझ गया। धनीराम ने जेब से
100 का नोट निकाला और बिना एक शब्द बोले धीरे से मोहन की हथेली पर रख दिया। ठीक है सेठ जी, चलता हूँ। मोहन चुपचाप रुपए लेकर वहां से निकल गया और मनीराम दरवाजे पर खड़ा बस उसे जाता देखता रह गया। अरे मोहन, ये क्या हाल बना रखा है? चेहरे पर तो बड़ी उदासी और चिंता साफ झलक रही है। कहीं तबीयत तो खराब नहीं या फिर कोई और परेशानी है? बताइए ना भैया, दिल का बोझ हल्का कीजिए। कहाँ से आ रहे हो इस कड़क धूप में यूं उदास से? अरे रामू, मनीराम सेठ के यहाँ से आ रहा हूँ। दूध का हिसाब करने गया था, मगर उसने 1000 रुपए देने की बजाय सिर्फ 100 रुपए ही पकड़ा दिए। क्या? ऐसा क्यों किया उसने? कहता है कि कभी मेरे पिताजी ने उससे कर्ज लिया था, उसी उधार को वो दूध के पैसों से काटता जा रहा है। अब हालत ऐसी है कि जब तक पूरा हिसाब साफ नहीं हो जाता, मैं चाहकर भी उसके घर दूध देना बंद नहीं कर सकता। हद है, इतनी महंगाई में भी वो तुमसे सस्ते दाम पर दूध ले रहा है और ऊपर से हिसाब किताब में भी चालाकी दिखा रहा है। और आज तो हद ही हो गई, सब्जी तक मुफ्त में उठा ले गया। उसका कंजूसपन तो सब जानते ही हैं, पर उतना ही चालाक भी है। हर बार कोई ना कोई नया तरीका निकाल ही लेता है। सही कहा तुमने, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अब चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, फिर जल्दी मुलाकात होगी। रामू वही खड़ा रह गया, मन बोझिल था, जैसे सांसें भी भारी लग रही हैं। मोहन समझ रहा था कि पेट की आग और मजबूरी उस पर और भी भारी पड़ रही थी। मोहन का जीवन साधारण था, संतोष और शांति से भरा हुआ। लेकिन एक दिन अचानक उसका छोटा बेटा तेज बुखार से तपने लगा। घबराए मोहन और उसकी पत्नी तुरंत उसे लेकर शहर के अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर मैडम, मेरे बेटे को आखिर क्या हुआ है? कृपया बताइए, कब तक वो ठीक हो जाएगा? घबराइए नहीं, इसे डेंगू है, पर चिंता की बात नहीं है। कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रहकर आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इलाज शुरू करने के लिए पहले पैसे जमा कराने होंगे। डॉक्टर के मुंह से पैसे जमा करो सुनकर मोहन का चेहरा उतर गया। उसके पास जेब में सिर्फ थोड़े से रुपए थे, जो इलाज के लिए काफी नहीं थे। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? सब ठीक तो है ना? हमारे बेटे को आखिर हुआ क्या है? हमें ज्यादा चिंता करने वाली तो कोई बात नहीं है ना? इलाज तो हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने भरोसा दिलाया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक शर्त रखी है। कहते हैं कि पहले इलाज शुरू करने से पहले पैसे जमा करने होंगे, तभी दवाइयाँ और बाकी सब इंतजाम हो पाएगा। पर पैसे तो हमारे पास नहीं है। घर की गरीबी सामने खड़ी थी, लेकिन मोहन ने खुद को संभाला और पत्नी का हाथ थाम कर बोला, तुम चिंता मत करो, तुम अस्पताल में रहकर बेटे का ध्यान रखो। मैं अभी जाता हूँ मनीराम सेठ के पास, शायद इस बार वो मदद कर दे। इतना कहकर मोहन सीधे मनीराम सेठ के घर पहुंच जाता है। अरे मोहन, इस समय तुम्हारा हिसाब तो निपटा दिया था, फिर अब क्या लेने आए हो? सेठ जी, हिसाब की बात नहीं है। मेरा बेटा बहुत बीमार पड़ गया है, शहर के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। दवा के लिए कुछ रुपए चाहिए। पैसे चाहिए? अच्छा बताओ कितने चाहिए और कब तक लौटाने का सोच रहे हो? सेठ जी, 5000 रुपयों की जरूरत आ पड़ी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि और कहीं से मदद नहीं मिल रही। भगवान कसम, बस थोड़ा वक्त दीजिए, मेहनत करके हर हाल में लौटा दूंगा। ठीक है, बेटे का मामला है इसलिए दे रहा हूं, लेकिन याद रखना मोहन, अगर तय समय पर रुपए नहीं लौटाए तो तुम्हारी भैंस मेरे बाड़े में होगी। ये शर्त मंजूर है? मंजूर है सेठ जी, मेरे बेटे की जिंदगी सबसे बड़ी है। मनीराम ने अनमने ढंग से रुपए गिनकर रामू के हाथ पर रख दिए और उन्हीं रुपयों से मोहन ने अस्पताल में बेटे का इलाज कराया। कुछ ही दिनों में बेटे की मासूम मुस्कान फिर लौट आई, लेकिन मोहन के दिल में सेठ की शर्त की तलखी हमेशा के लिए घर कर गई। सुनिए जी, अब बताइए, हम मनीराम सेठ के पैसे कैसे लौटाएंगे? अगर हमने कर्ज नहीं चुकाया तो वो हमारी भैंस उठा ले जाएगा, फिर तो घर में खाने को भी लाले पड़ जाएंगे। हाँ, सही कह रही हो, यही चिंता मुझे भी खाए जा रही है। अब क्या करें, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा।
चिंता मत करिए, भगवान बड़ा है, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। मोहन ने मन को समझाया और रोज की तरह दूध लेकर धनीराम सेठ के घर पहुंचा। अरे वाह मोहन, आ गए। लेकिन हाँ, मेरे पैसे याद है ना तुम्हें? जी सेठ जी, मुझे सब याद है। कुछ दिनों में पैसे लौटा दूंगा। कुछ दिन? 3 दिन, बस 3 दिन का वक्त है। उसके बाद अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी भैंस मेरे आंगन में बंधी नजर आएगी। लेकिन सेठ जी, जरा मोहलत। कोई लेकिन नहीं, बात साफ है। मैंने जो कह दिया वही अंतिम है। अब उसमें कोई बदलावा या बहाना स्वीकार नहीं होगा। मोहन मुंह लटकाए भारी कदमों से घर लौटा और परिवार को सारा हाल सुनाया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर हमारे भैंस चली गई तो हम क्या करेंगे? एक यही तो हमारी रोजी रोटी का सहारा है। हाँ, अब तो भगवान ही मालिक है, पर अभी 3 दिन का वक्त है। उम्मीद है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। रोज की तरह मोहन सुबह सुबह दूध लेकर सेठ के घर जा रहा था। धूप तेज थी और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी रास्ते के किनारे एक पुराने नीम के पेड़ की छांव में उसे एक थकी हारी बुजुर्ग औरत बैठी दिखाई दी। अरे अम्मा, आप यहाँ पेड़ के नीचे अकेली क्यों बैठी हैं? इतनी थकी हारी लग रही हो। सब ठीक? बेटा, कई दिनों से भूखी हूँ, अब तो कदम भी नहीं उठते। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अम्मा, मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, ये दूध है। अगर आप चाहें तो मैं ये आपको पिला सकता हूँ। हाँ बेटा, दूध ही दे दे। पेट में आग लगी है, थोड़ा दूध मिल जाए तो जान बच जाएगी। मोहन ठहर गया। उसने मन ही मन सोचा, सेठ तो दूध के बदले पैसे देगा, लेकिन अगर ये भूखी अम्मा भूख से ही मर गईं तो? पैसे बाद में भी मिल सकते हैं, पर जिंदगी दोबारा कहाँ मिलेगी? मोहन ने एक लोटा दूध निकाला और उस बूढ़ी औरत को पकड़ा दिया। दूध पीकर उस बूढ़ी औरत का चेहरा खिल उठा। मोहन को दिल से सुकून मिला और वह अपने घर की ओर लौट चला। वाह बेटा, आज तूने सच में मेरी जान बचा ली। तेरा ये उपकार मैं कभी भूल नहीं सकती। दूध पीते ही बूढ़ी औरत खिल उठी। मोहन लौट चला, तभी पीछे से आवाज आई, रुको बेटा, जरा इधर आओ। मोहन ने पलटकर देखा, बूढ़ी औरत गायब थी। वहाँ एक तेजस्वी साधु बाबा खड़े थे। ये क्या? अम्मा, आप तो अभी यहीं थीं और अब सामने साधु बाबा खड़े हैं। हाँ बेटा, मैं ही था। आज मैंने तेरा हृदय परखा। तूने अपनी लालच और स्वार्थ छोड़कर मेरी भूख मिटाई है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। मोहन की आंखों में आंसू छलक आए। उसने भावभीनी श्रद्धा से साधु बाबा को प्रणाम किया और भारी मन लिए घर की ओर चल पड़ा। मोहन वापस अपने घर लौट आया। दरवाजे पर ही निर्मला खड़ी थी। अरे आज तो आप जल्दी आ गए। हाँ, आज सोचा काम जल्दी निपटा दो, इसलिए दूध भी जरा जल्दी दे आया। अरे लेकिन आप तो आज मनीराम के घर गए ही नहीं थे, तो फिर बताइए इतना सारा दूध आखिर गया कहाँ? वो दूध मैंने रास्ते में मिले एक भूखी माई को पिला दिया। जैसे ही उसने दूध पिया, वो तुरंत साधु के रूप में प्रकट हो गई। साधु बन गई? फिर उन्होंने आपसे कुछ कहा? उन्होंने कहा, बेटा, आज तूने मुझे दूध नहीं पुण्य पिलाया है। तेरे घर अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी और मेरे आशीर्वाद हमेशा तेरे संग रहेंगे। सच? उन्होंने आशीर्वाद दिया? वाह, जरूर ईश्वर हमारी किस्मत बदलेंगे। उधर मनीराम की पत्नी बार बार दरवाजे की ओर झांक रही थी। अरे मोहन दूध देने आया ही नहीं है अब तक। परेशान मत हो भाग्यवान, बस 2 दिन और, उसके बाद तो वो मोहन की भैंस हमारी ही हो जाएगी। अजी, आप भी ना कैसी कैसी बातें कर लेते हो। भैंस कोई खिलौना है जो यूं ही हमारी हो जाएगी? अरे भाग्यवान, मैं हवा में बातें नहीं करता। अगर मोहन ने कल तक पैसे ना लौटाए तो उसकी भैंस हमारे आंगन में ही बंधी मिलेगी। सच कहते हो या फिर ये भी कोई आपका सपना ही है? नहीं, इस बार सपना नहीं, हकीकत है। रात ढल चुकी थी। मोहन उदास भैंस के पास बैठा था।
तभी निर्मला पास आ गई। क्या सोच रहे हो आप? ये भैंस हमारे परिवार जैसी है, पर कल के बाद नहीं रहेगी, बस सन्नाटा रह जाएगा। हाँ, पर जो किस्मत में लिखा है वही होगा। इतने में उनका बेटा आवाज लगाता है। माँ, बापू, जल्दी आओ, देखो। क्या हुआ बेटा? देखो, ये मेरे हाथ में क्या निकला। मोहन और बिंदु ने देखा कि बेटा के हाथ में कुछ चमक रहा था। अरे, ये तो सोने का सिक्का है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने जब दूध का बर्तन देखा, उसमें ये पड़ा हुआ था। मैंने बाहर निकाला तो हाथ में आ गया। और देखो बापू, इसके अंदर एक और सिक्का है। मोहन ने झट से बर्तन में हाथ डाला और सचमुच एक और सिक्का निकला। हे भगवान, ये तो अद्भुत चमत्कार है। नहीं बिंदु, ये चमत्कार नहीं, बल्कि उस साधु महाराज का आशीर्वाद है। उन्होंने ही हमारी किस्मत बदल दी। मोहन और उसका परिवार खुशी से झूम उठा। साधु का आशीर्वाद सचमुच उनकी जिंदगी का रुख बदल चुका था। अगले ही दिन धनीराम अपने घर से तैयार होकर निकला। अरे जी, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? भैंस लेने जा रहा हूँ, खूंटा तैयार रखना। इतना कहकर मनीराम तेज कदमों से मोहन के घर पहुंचा और दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। अरे मोहन, ओ मोहन, जरा बाहर तो आओ। अरे सेठ जी, आप मेरे घर पधारे? सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ हाँ, ठीक ही है। पर कल तुम दूध देने क्यों नहीं आए? कहीं भूल तो नहीं गए कि तुम्हें मेरे पैसे लौटाने हैं? नहीं सेठ जी, मैं कुछ भी नहीं भूला। बल्कि सच तो ये है कि आज तो मैं खास आपके सारे हिसाब चुकाने ही निकला था। लीजिए सेठ जी, ये रहे आपके पूरे पैसे। एक भी पैसे कम नहीं है। ये पैसे तुम्हारे पास अचानक आए कहां से? अरे सेठ जी, आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिनते हैं? अच्छा, ठीक है, तो मैं चलता हूँ। मनीराम ने पैसे तो ले लिए, लेकिन उसका मन बोझिल हो गया। थके कदमों से वह उदासी लिए घर की ओर लौट पड़ा। अरे जी, भैंस कहाँ है? खूंटा गाड़ दिया है, अब तो जल्दी से बांध दीजिए। उखाड़ लो खूंटा, अब कोई भैंस नहीं आने वाली। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो दिन दिन में सपने देखने की आदत हो गई है। भला ऐसा मजाक कौन करता है? मनीराम गुस्से और उलझन में कमरे में गया। मन में बस एक सवाल गूंज रहा था। ये मोहन के पास अचानक से इतने पैसे आए कहां से? मोहन की किस्मत अब बदल चुकी थी। उसने न केवल नया घर बना लिया, बल्कि कुछ खेत भी खरीद लिए थे। मोहन की तरक्की देख मणिराम जलने लगा। आज पता लगाकर ही रहूंगा कि मोहन को कौन सा खजाना मिला, वरना इतनी जल्दी तरक्की कैसे? मनीराम अंधेरे में चुपचाप ताक झांक करने लगा। उसने खिड़की से देखा, मोहन दूध के बर्तन से सोने का सिक्का निकाल रहा था। अरे, तो ये राज है। यही बर्तन सोना उगल रहा है। बस अब ये बर्तन मेरे हाथ लग जाए, फिर देखना मेरी भी किस्मत कैसे चमकती है। लालच से अंधा होकर उसने योजना बनाई और पत्नी को बुला लिया। अरे सुनो भाग्यवान, सुन रही हो ना? जल्दी से हमारी सालगिरह की तैयारी करो। सालगिरह? हमारी सालगिरह? हाँ हाँ, और देखो, जी खोलकर सबको न्योता देना। और हाँ, मोहन और उसके परिवार को जरूर बुलाना। आपको क्या हो गया है जी? आजकल आप इतना खर्च करने को कैसे राजी हो गए? आपने तो कभी एक मिठाई बांटने की भी इजाजत नहीं दी। तुम बस मेरी बात मानो, सबको बुलाओ, जी भरकर खिलाओ। देख लेना, आज के बाद हमारे दिन बदलने वाले हैं। अगले दिन पूरे गांव को न्योता दिया गया। घर में पकवान बने, मिठाई की खुशबू फैली, ढोल नगाड़े बजे। गांव वाले हैरान थे। अरे ये क्या हो रहा है? मनीराम जैसे कंजूस आदमी ने सबको दावत दी है। ये तो सूरज के पश्चिम से निकलने जैसा है। हाँ, लेकिन हमें क्या? हमें तो खाना अच्छा मिल रहा है। चलो खाते हैं। सब लोग जश्न मना रहे थे, तभी मनीराम चुपके से मोहन के घर के भीतर गया, दूध का बर्तन उठाया और भागा। लेकिन रास्ते में उसे वही साधु महाराज मिल गए। बेटा,
इस बर्तन में क्या ले जा रहे हो? कुछ नहीं महाराज, बस इसमें थोड़ा दूध है। अच्छा, अगर तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। जाओ बेटा, लेकिन याद रखना, सच कभी छुपता नहीं। मनीराम ने जल्दी से सिर झुकाया और भागता हुआ अपने घर पहुंचा। पत्नी ने उसे देखा तो दंग रह गई। अरे, ये बर्तन कहाँ से लाए? ये तो मोहन का है ना? नहीं, ये मेरा है। मैं खुद लाया हूँ। झूठ मत बोलो, इस पर तो साफ लिखा है मोहन। जैसे ही माणीराम उसने हाथ डाला, उसका चेहरा उतर गया। बर्तन में दूध या खजाना नहीं, बस साधारण पत्थर थे। ये क्या पत्थर? मुझे बेवकूफ बनाया गया। अरे, इतना लालच करके हमने अपने घर की इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। छोड़ो भी, ये बर्तन मोहन को लौटा दो। पत्नी तुरंत बाहर आई और बर्तन मोहन को पकड़ा दिया। मोहन, ये लो तुम्हारा दूध का बर्तन। इसमें तो बस पत्थर ही निकले और हमने सोचा न जाने कौन सा खजाना है। हमें माफ कर दो। अच्छा, तो यही वजह थी अचानक सालगिरह मनाने की। चलो जी, अब सब समझ में आ गया। चलिए मोहन, अपने घर चलते हैं। मोहन और बिंदु बर्तन लेकर अपने घर लौट आए। उधर मनीराम शर्म और पछतावे से सिर झुकाए बैठा रह गया। लालच ने उसे धोखा दे दिया था।